अच्छा, पहले वायरस की डिस्कवरी से पहले कोई भी बीमारी होती थी किसी को, तो हम क्या समझते थे कि वो बीमारी किसकी वजह से हुई है? बैक्टीरिया की वजह से हुई है। सही है, क्योंकि वायरस का कोई भी वजूद नहीं था। सही, वायरस को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज किसी को, तो हम क्या समझते थे कि वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अच्छा, लोगों को एक बात पता थी कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज 0.2 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता था वो किस साइज का होता था? 0.2 माइक्रोमीटर। आज भी सबसे छोटा बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। सही है, तो साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर। अब 1884 में, इन 1884 में एक साइंटिस्ट का असिस्टेंट है जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। ही वॉज द असिस्टेंट ऑफ लुइस पैस्चर। लुइस पैस्चर का ये क्या था? असिस्टेंट था। सही है, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1884 में क्या किया? ही मेड अ फिल्टर। इसने एक फिल्टर बनाया। इसने क्या बनाया? एक फिल्टर बनाया। उसका नाम इसने रखा चैम्बरलैंड फिल्टर। चैम्बरलैंड फिल्टर, या फिर इसको हम कहते हैं यस पोर्सिलिन फिल्टर। पोर्सिलिन फिल्टर। सही है, तो उसने ये फिल्टर बनाया और इस फिल्टर का उसने जो पोर साइज रखा, पोर साइज ऑफ द फिल्टर इज, यस, पोर साइज इसका क्या था? 0.1। इसका पोर साइज था 0.1 माइक्रोमीटर। इसका पोर साइज इतना छोटा था कि इससे सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते थे? फिल्टर हो जाते थे। सारे बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते थे। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में इसने रबीज वायरस का जो फ्लूइड था, मतलब ऐसा डॉग या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा ह्यूमन जिसको रबीज वायरस हो चुका है, उसका उसने सीरम निकाला और सीरम को जब फिल्टर किया तो फिल्टर होने के बाद जो फ्लूइड बचा उसमें तो कोई भी, अगर वो बैक्टीरिया से डिजीज काउज हो रही थी तो उस फ्लूइड में, फिल्टरेबल फ्लूइड में कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए था ना। मगर उस फिल्टरेबल फ्लूइड को जब इंजेक्ट किया गया दूसरे ह्यूमन में तो क्या हुआ? उसको बीमारी हो गई। इसका मतलब कि रबीज जो बीमारी है वो किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। सही, किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1884 में ही, जब इसने पोर्सिलिन फिल्टर बनाया, तभी क्या किया? डिस्कवर फिल्टरेबल नेचर ऑफ रबीज वायरस, या फिर इसको रेब्डो वायरस भी कहते हैं, रबीज वायरस भी कहते हैं। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया? 1884 में फिल्टरेबल नेचर ऑफ रबीज वायरस को डिस्कवर किया। यानी रबीज वायरस जो होता है वो फिल्टरेबल है, फिल्टर हो सकता है। अब ये जो वायरस का लफ्ज आया, ये वायरस का लफ्ज आया विनोम या फिर पॉइजन से। सही है, जिसका लैटिन में मतलब क्या होता है? वायरस। सही है, तो यहां से आया वायरस का लफ्ज कि कोई पॉइजन है, मतलब कोई बैक्टीरिया तो है नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, तो क्या है फिर? ये जो फिल्टर हो गया कोई पॉइजन है। सही, जिसकी वजह से रबीज वायरस हो जाए। कोई भी टॉक्सिक चीज है जिसकी वजह से, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से रबीज काउज हो रहा है, उस वक्त इसको रबीज वायरस नहीं कहते थे। सही है, अब इसको हम रेब्डो वायरस या फिर रबीज वायरस कहते हैं। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड की एक डिस्कवरी आ गई हमारे पास कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया? रबीज वायरस का फिल्टरेबल नेचर डिस्कवर किया। सही, रबीज वायरस को डिस्कवर नहीं किया, सिर्फ रबीज वायरस का क्या डिस्कवर किया? फिल्टरेबल नेचर, कि ये फिल्टर हो सकता है। सही, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है, 1892 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है इवानोस्की। सही है, इवानोस्की ने क्या किया? इवानोस्की ने यही पोर्सिलिन फिल्टर को इस्तेमाल किया, इसी पोर्सिलिन फिल्टर को इस्तेमाल किया। और उसने पता है क्या किया? उसने एक ऐसा लीव लिया, एक ऐसा टोबैको का लीव लिया जिसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज हुई थी। क्या हुई हुई थी? टोबैको मोज़ेक डिजीज। पढ़ा है हम सब ने टोबैको मोज़ेक डिजीज के बारे में। सही, मोज़ेक की तरह रॉड्स बन जाते हैं उसके ऊपर, टोबैको के लीव्स के ऊपर। सही, तो उसने ऐसा एक लीव लिया, उसको क्रश किया और उसके अंदर से एक फ्लूइड निकाला। सही, उसके अंदर से क्या निकाला? एक फ्लूइड निकाला, और उस फ्लूइड को किससे पास किया? फिल्टर से। तो लिख देते हैं, ये क्या किया?
he obtained fluid from infected tobacco leaf। इन्फेक्टेड टोबैको लीफ में से क्या हासिल किया इसने, फ्लूइड हासिल किया उसको क्रश करके, और उसके बाद उस फ्लूइड को क्या किया, फ्लूइड इज देन पास विथ यस पोर्सेलिन फिल्टर या फिर चैम्बरलैंड फिल्टर, पोर्सेलिन फिल्टर, और फिर उससे जो फिल्ट्रेट मिला, इसको क्या मिला, फिल्ट्रेट मिला। फ्लूइड को फिल्टर करने के बाद उसको क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा। इस फिल्ट्रेट को उसने क्या किया, अप्लाई किया ऑन हेल्दी लीव्स, अप्लाई ऑन हेल्दी लीव्स, हेल्दी लीव्स पे अप्लाई किया उसको, और अप्लाई करने के बाद उनको भी क्या हो गया, टोबैको मोज़ेक डिजीज। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि इवानोस्की ने क्या डिस्कवर किया, इवानोस्की ने डिस्कवर किया टोबैको मोज़ेक वायरस का फिल्ट्रेबल नेचर, कि वो फिल्टर हो सकता है। तो इवानोस्की का क्या कारनामा था कि ही डिस्कवर्ड filtrable nature of tobacco mosaic virus। इसने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस का फिल्ट्रेबल नेचर डिस्कवर किया। सही बात, क्या हुआ उसके बाद इन 1935 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था स्टैनले। क्या नाम था, स्टैनले। इस स्टैनले ने क्या किया, इसने आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने किसको आइसोलेट कर लिया, टोबैको मोज़ेक वायरस को आइसोलेट कर लिया। सही, सबसे पहला वायरस जो आइसोलेट हुआ है वो क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस। अब एक बार हमने टोबैको मोज़ेक वायरस को आइसोलेट कर लिया, अब हम वायरस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। देखो, अगर एक वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें हम, एक वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, सिर्फ दो चीजें होती है वायरस के अंदर, बस दो चीज। एक को हम कहते हैं कोड और दूसरे को हम कहते हैं कोर। वायरस की बाहर जो भी कवरिंग है उसको हम कहते हैं कोर। तो इसको कह सकते हैं हम आउटर कवरिंग। बस दो चीज होती है, एक आउटर कवरिंग होती है और कोर में क्या होता है, इनर मटेरियल कह दो। सही है, दो चीजें होती हैं। सही है। अच्छा, कोट दो चीजों पे कंसिस्ट करता है। कोट में फर्दर दो चीजें होती हैं, कोट में फर्दर दो चीजें होती हैं और कोर में भी दो चीजें होती हैं। अच्छा, वायरस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आउटर कवरिंग और एक इनर मटेरियल। आउटर कवरिंग को हम कोट कहते हैं, इनर मटेरियल को कोर कहते हैं। आउटर कवरिंग में दो कवरिंग हो सकती है। सही, कितनी कवरिंग हो सकती है, दो कवरिंग। इसमें से एक इसेंशियल है और एक नॉन इसेंशियल है, एक इसेंशियल है और एक नॉन एसेंशियल है। सही है, एक एसेंशियल है और एक नॉन एसेंशियल है। मतलब आउटर कवरिंग जो कि कोट है, कोट में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हर वायरस में होगा। कोई भी वायरस इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें ये स्ट्रक्चर ना हो कोट में। और एक कोट में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी वायरस में होगा और किसी वायरस में नहीं होगा। सही है। तो जो इसेंशियल स्ट्रक्चर है कोट में उसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। और जो नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर है कोट में उसको हम कहते हैं इनवेलप। क्या कहते हैं, इनवेलप। अब कोट में कैप्सिड सबके पास होगा, सारे वायरस के पास होगा, मगर किसी वायरस के पास कैप्सिड के साथ साथ इनवेलप भी होगा और किसी वायरस के पास कैप्सिड के साथ इनवेलप नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इनर कोर मटेरियल में। इनर कोर मटेरियल में भी दोनों चीजें होंगी, एक चीज होगी इसेंशियल जो हर वायरस में होगी और दूसरी चीज होगी नॉन एसेंशियल जो किसी वायरस में होगी और किसी वायरस में नहीं होगी। सही है। अगर एसेंशियल चीज की बात करें हम तो वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यस, जीनोम। तो जीनोम हर वायरस के कोर में मौजूद होगा। सही है, हर वायरस के कोर में कैप्सिड और जीनोम, हर वायरस के कोड में कैप्सिड और कोड में जीनोम लाजमी प्रेजेंट होगा। अब कोड में एडिशनल चीज प्रेजेंट हो सकती है, दैट इज एनवेलप। इसी तरह कोर में भी एडिशनल चीज प्रेजेंट हो सकती है किसी वायरस में, जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स।
एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में एक लाइन लिख लेना यहाँ पे कि सम वायरसेस कंटेन इट्स ओन एंजाइम, कुछ वायरसेस के पास इसका अपना एंजाइम होता है, मगर जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मगर याद रखना कि वायरसेस के पास सिर्फ वो एंजाइम होता है, किसी किसी वायरस के पास, पहले तो सब वायरस के पास एंजाइम नहीं होता है, किसी किसी वायरस के पास एंजाइम होता है, मगर सिर्फ वो एंजाइम होता है जो कि होस्ट के सेल में उसको नहीं मिलेगा। सही है, होस्ट के सेल में उसको नहीं मिलेगा। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है रहने के लिए, सही है, तो उस इलाके में जो जो चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे उस इलाके में ब्रश नहीं मिलता है तो मैं ब्रश ले जाऊंगा, सही, उस इलाके में तकिया नहीं मिलता है तो मैं तकिया ले जाऊंगा क्योंकि मुझे 1 महीना रहना है वहां पे, सही, वहां पे बेड नहीं मिलता है तो मैं अपना पोर्टेबल बेड ले जाऊंगा वहां पे, सही है। मगर जो जो चीज़ है, पानी वहां पे मिलता है, खाना वहां पे मिलता है, तो क्या मैं 1 महीने का खाना पानी लेके जाऊंगा वहां पे? नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वहां मिलता है। तो वैसे ही वो वायरस जिसके पास एंजाइम मौजूद है, जिसके पास एंजाइम मौजूद है, उसके पास भी सिर्फ वो एंजाइम मौजूद है जो कि उसको होस्ट के सेल में नहीं मिलेगा। वो एंजाइम जो कि होस्ट के सेल में पहले से मौजूद है, वो उस एंजाइम को नहीं लेके जाएगा। तो सिर्फ कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि होस्ट के सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसीलिए किसी सिर्फ उन वायरसेस को जिसको उस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमारी बॉडी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है। मगर कुछ वायरसेस को करना क्या होता है कि उनको आरएनए से डीएनए बनाना होता है, तो वो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? सिर्फ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लेके जाएंगे, कुछ एंजाइम, कुछ वायरसेस, सब नहीं। समझ आ गई बात? तो वायरसेस, एंजाइम सिर्फ कुछ वायरसेस की बात, सही है। अगर कैप्सिड की बात करें तो कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन से। कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन से। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अच्छा, कैप्सिड कुछ यूनिट से मिलकर बना होता है, कुछ रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं कैप्सोमर या फिर कैप्सोमेयर, कुछ भी कह सकते हैं। कैप्सोमर कह दो या फिर कैप्सोमेयर भी कह दो, सही, मर्जी है, सही है। कैप्सोमेयर कह देते हैं हम, कैप्सोमेयर से बना हुआ होता है, सही है। और ये जो कैप्सोमेयर होता है, इसके बारे में याद रखना, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर, यस, नंबर ऑफ कैप्सोमेयर is specific in each virus, is specific in each virus। जो कैप्सिड में जो नंबर ऑफ कैप्सोमेयर है वो हर वायरस में क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। जैसे 262 एडिनो वायरस में होते हैं, ये सारे पंजाब बुक में लिखे हुए, याद करने की जरूरत नहीं है, सही। बस ये समझ लो कि नंबर ऑफ कैप्सोमेयर क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं हर वायरस में। और ये कैप्सोमेयर जो होते हैं ना, इनकी अरेंजमेंट की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमेयर, on the basis of arrangement of capsomer, on the basis of arrangement of capsomer, कैप्सोमेयर की अरेंजमेंट की बुनियाद पे हम कैप्सिड को 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। वन इज आइकोसाहेड्रल, इकोसाहेड्रल, या फिर इसी इकोसाहेड्रल को पॉलीहेड्रल भी बोल सकते हैं। और हाँ, सेकेंड वन इज हेलिकल। तो कैप्सोमेयर किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं कैप्सिड में, उसकी बेसिस पे 2 तरह की कैप्सिड होते हैं, इकोसाहेड्रल कैप्सिड या फिर उसको पॉलीहेड्रल बोल लो, और हेलिकल कैप्सिड, सही है। इसकी एग्जांपल में कौन कौन आ जाएगा? इकोसाहेड्रल की स्फेरिकल आ जाएगा, और पॉलीहेड्रल तो आ ही गया, पॉलीहेड्रल छोड़ दो, सही है। हेलिकल की एग्जांपल में कौन आ जाएगा? रॉड शेप, हाँ, ये एग्जांपल में आ गया इसके, रॉड शेप, सही है। यानी रॉड शेप जो कैप्सिड होगा वो किसका होगा? वो उसमें मतलब कैप्सिड कौन सा होगा? हेलिकल कैप्सिड होगा। और अगर कोई स्फेरिकल वायरस है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है कैप्सिड का, तो उसका कैप्सिड कैसा होगा? इकोसाहेड्रल होगा। यस, रॉड शेप में टोबैको मोज़ेक आएगा। स्फेरिकल में HIV आ सकता है, कोरोना आ सकता है, यस, सही। सर्कुलर भी, एक ही चीज है दोनों, वैसे तो एक ही चीज है दोनों, स्फेरिकल सर्कुलर। HIV स्फेरिकल भी, मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इस तरह के, सर्कुलर स्फेरिकल दोनों स्फेरिकल है। HIV के बारे में सर्च करो, HIV स्फेरिकल है, सही है। चलो, हाँ, इन्वेलप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कर ले थोड़ी सी बात। इन्वेलप जो होता है, इन्वेलप इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। इन्वेलप किससे ड्राइव होता है?
होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HIV वायरस जो है, उसको आगे पढ़ना है इसीलिए उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। HIV वायरस इन्वेलप्ड वायरस है। HIV वायरस कैसा है? इन्वेलप्ड वायरस। तो इसकी एग्जाम्पल में लिख लो, सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। HIV वायरस इन्वेलप्ड वायरस है। इन्वेलप्ड वायरस के सारे स्ट्रेन में इन्वेलप मौजूद होता है, सही है। अब ये तो ड्राइव हो रहे हैं किससे? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। यानी जब ये वायरस होस्ट के ऊपर अटैक करेगा तो जब वो वायरस होस्ट के सेल को छोड़ के जा रहा होगा तो वो कुछ होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के कुछ पार्ट को अपने ऊपर इनक्लोज कर लेगा, सही है, इनक्लोज कर लेगा, जिसकी वजह से वो उसका पार्ट बन जाएगा। उसी को हम कहते हैं इन्वेलप। तो इन्वेलप कुछ नहीं होता है, बस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी को इन्वेलप कहते हैं, सही है। अब जब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे HIV का, तो उसमें हम देखेंगे किस तरह वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने ऊपर इनक्लोज करता है, सही है, वो हम देख लेंगे। मगर हर वायरस के पास इन्वेलप किस तरह हो सकता है? जब ये सेल मेम्ब्रेन के ड्राइवर है, जब वो अटैक करेगा तभी उसके पास आना चाहिए ना इन्वेलप। मगर कोई भी वायरस बनता है, कोई भी वायरस अभी पढ़ेंगे हम, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी सिर्फ सेल के अंदर वो डिवाइड कर सकता है, सेल के बाहर निकल के वो डिवाइड नहीं कर सकते, सही है। तो जब भी उसको नया वायरस बनाना होगा, वो सेल के अंदर जाएगा बनाने के लिए, और जब सेल के अंदर जाएगा तो उसको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, अवेलेबल होगा सेल मेम्ब्रेन। तो वो हर वायरस, जो भी नया वायरस बनेगा उसके ऊपर क्या होगा? इन्वेलप होगा, सही है। जीनोम की बात कर लेते हैं। जीनोम में इसके पास आइदर DNA होगा और RNA। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें DNA और RNA दोनों मौजूद होते हैं, तो क्या सही होगा या गलत होगा? हाँ, सही होगा या गलत होगा? कि उसके DNA भी होते हैं, RNA भी होते हैं, एस जीनोम। गलत होगा, सही? गलत होगा। किसी भी वायरस के पास DNA या RNA में से कोई एक स्ट्रक्चर होता है, दोनों नहीं होते, सही है, एज अ जीनोम, सही है। बाद में वो जाके बाद में DNA इंसर्ट किया उसने मैसेंजर RNA बना लिया, वो अलग बात है। मगर एक वायरस के पास एज अ जीनोम सिर्फ क्या होता है? DNA होगा या तो सिर्फ RNA होगा, यस, एक ही होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, सही है। एंजाइम HIV की बात कर लेते हैं। जैसे HIV के पास 3 एंजाइम होते हैं, प्रोटीएज, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, वायरस जो है, वायरस के पास कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये देखो, ये एक बाउंड्री है, ये क्या है? एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री के राइट साइड जो भी है उनमें नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वजह से वो क्या है? नॉन लिविंग है। इस बाउंड्री के इस तरफ जो भी है वो सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, इसलिए वो लिविंग है, सही है। जैसे कि ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए, इन सबके पास प्योर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए उनको लिविंग मानते हैं। और इस तरफ प्योर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे प्लास्टिक, इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग वाली है, इसलिए नॉन लिविंग है, सही है। ना ये इसके पास सेल है, ना ये रेप्लिकेट कर सकता है, सही है, ना ये डिवाइड कर सकता है, ना ये एक्सक्रीशन कर सकता है, ना ये मूवमेंट कर सकता है, सही है, ना ये किसी तरह का कोई रिएक्शन कर सकता है, तो इसलिए क्या है? नॉन लिविंग है, सही है। और इस तरफ आ जाए लिविंग, तो सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके पास है वो लिविंग है। मगर वायरस आता है इन बॉर्डर लाइन। कहाँ पे आता है वायरस? बॉर्डर लाइन में आता है, सही है। वायरस के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या है? लिविंग है। इसलिए हम कहते हैं वायरस को कि इट इज फाउंड इन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही है। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बॉर्डर लाइन में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, बिल्कुल। इसमें कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, सही है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना शुरू करते हैं। वायरसेस कैन रेप्लिकेट, या फिर कह सकते हैं हम रिप्रोड्यूस। वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्लास्टिक को कहूं कि ये रेप्लिकेट करे मुझे या रिप्रोड्यूस करके दिखाई, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। वायरसेस रेप्लिकेट कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि वो लिविंग है। ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। इसके अलावा वायरसेस कैन बी हार्म बाय यूवी रेस। वायरसेस को हम यूवी रेस से हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं वायरसेस को। अगर मैं इस प्लास्टिक के ऊपर से यूवी रेस को गुजारूं, इसको कुछ होगा क्या? मर जाएगा, ये डेड हो जाएगा? नहीं होगा, नॉन लिविंग है, कुछ नहीं होगा इसको, सही है। मगर वायरस के ऊपर से अगर गुजारूं तो वायरस क्या हो जाएगा? मर जाएगा, सही है। एक ये हो गया एक कैरेक्टरिस्टिक कि वायरस लिविंग है। इसके अलावा वायरसेस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल।
इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। वायरसेस के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस को बोलूं कि अपना जेनेटिक मटेरियल दिखाओ, मुझे दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। अगर वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल है, इसका क्या मतलब है कि वायरसेस क्या है? लिविंग है। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होता है। इसके अलावा सम वायरसेस ऑल्सो हैव एंजाइम्स, कुछ वायरसेस के पास एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स किसी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सही है। दे कैन इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी इस बात की दलील है कि क्या है? लिविंग है। इसके बरअक्स अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वायरसेस के बाद कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरसेस आर ए सेल्यूलर। वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेल्यूलर होते हैं। वायरसेस के पास सेल नहीं होता है। और अगर तुम लोग सेल थ्योरी को याद करो, तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव वन और मोर सेल। फर्स्ट पॉस्टुलेट था सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक या एक से ज्यादा सेल होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो सेल के बगैर एग्जिस्ट करे, मगर ये एग्जिस्ट करें। इसका मतलब क्या है कि नॉन लिविंग है। ए सेल्यूलर एक दलील है कि क्या है? नॉन लिविंग है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव, एक मिनट बताता हूं, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इसके पास कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है इसके पास। ये प्रोटीन नहीं बना सकता अपना, इसका राइबोसोम नहीं होता है। डीएनए तो है, राइबोसोम नहीं है, तो क्या फायदा है सिर्फ डीएनए का? ऐसे ही है ना। अच्छा, इसके अलावा दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल्युलर मशीनरी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। इनके पास अपनी कोई मशीनरी है ही नहीं कि मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सके। इनके पास एंजाइम है, मगर एंजाइम भी क्या है? नाकारा है। एंजाइम भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इनके पास कोई मशीनरी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं इनके पास एनर्जी बनाने के लिए। सही, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मेटाबॉलिज्म ये परफॉर्म नहीं कर सकते। ये किस बात की दलील है? कि नॉन लिविंग है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। इसके अलावा दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग एंजाइम्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह को हम क्रिस्टलाइज करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, मगर ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे ये बंदा बैठा हुआ है, इसको मैं चाहूँ कि 100 साल बाद इसके ऊपर मैं स्टडी, कोई भी आगे 1000 साल बाद कोई भी आगे इसके ऊपर स्टडी कर सके, मैं इसको क्रिस्टलाइज कर दूँ। 1000 साल बाद दोबारा जिंदा होगा? नहीं होगा दोबारा जिंदा। मगर दे कैन बी, they can be या they can remain inactive for long period of time। ये बहुत अरसे तक इनएक्टिव रह सकते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अरसे तक इनएक्टिव रह सकते हैं बगैर मरे, मतलब उसको कुछ नहीं होगा, वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, क्रिस्टलाइज हुआ हुआ है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टलाइज कर दो, वो क्या करेगा? दुनिया ही को छोड़ के चले जाएगा। मगर ये क्रिस्टलाइज रहेंगे हजारों करोड़ों अरबों साल बाद। अगर इनको दोबारा से आजाद किया जाए, इनको सेल के अंदर डाला जाए, फिर से क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। एक और बात, दे, अच्छा एक हमने लिविंग फ्रॉग, वो तो कुछ दिन के लिए ना, कुछ दिन के लिए। अच्छा, ये रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हमने किसकी दलील के तौर पे इस्तेमाल किया था? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की, लिविंग तौर पे, मतलब कि लिविंग होते हैं। अब इसी को यूज करते हैं नॉन लिविंग के। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, yes, outside the host cell। ये होस्ट सेल के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सही है। हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेसिस पर करेंगे? जीनोम की बेसिस पर करेंगे। सही है। तो वी क्लासिफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। और इस क्लासिफिकेशन को किया था डेविड बाल्टीमोर ने। तो इसीलिए इस क्लासिफिकेशन को, ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन।
सही है। अच्छा, डेविड बाल्टीमोर ने वायरसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अच्छा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वायरस के पास या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। तो डेविड बाल्टीमोर ने क्या किया, वायरसेस को डिवाइड कर दिया इन टू कैटेगरीज, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। दो कैटेगरी, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस, उसको इसी में इंक्लूड कर लेंगे। सही, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। सबसे पहले देख लेते हैं, अलग से पढ़ा दें, हाँ इसी में इंक्लूड हो जाएगा, देखना आसान नहीं लगे अलग से ही पढ़ा दूंगा। अच्छा, पहले से वही पढ़ा हुआ है इसलिए। चलो इसको ऐसे पढ़ा देता हूँ, लास्ट वाले में तुम लोग आंख और कान बंद कर लेना, उसके बाद फिर मैं वीडियो बंद करके तुम लोग को अलग से पढ़ा दूंगा। सही है, देख लेते हैं, देखते हैं शायद आसान ज़्यादा है सो। अच्छा, मैं भी इंटर में उसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मगर अभी की कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है इसलिए उस तरह से पढ़ा रहा हूँ। सही है। डीएनए वायरसेस, डीएनए वायरसेस तीन तरह के होते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस, ये भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं। सही है, तो डीएनए वायरस तीन तरह के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस। सही है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है ये इंजेक्ट होता है होस्ट के सेल में। सही है। अच्छा, ये किस तरह इंजेक्ट होता है, एक बार मैं बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया हो जाए। सही है, फिर हम सिर्फ लिख लेंगे तो हम लिखने से काम हो जाएगा। देखो होता क्या है, ये एक वायरस आया, ये एक वायरस है, ये क्या है, एक वायरस है। ये वायरस आता है सेल के करीब, सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, इस तरह के सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और ये दोनों की मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, और फ्यूज होने के बाद ये वायरस का कैप्सिड इसके अंदर आ जाता है। वायरस का कैप्सिड कहाँ गया, मिसाल के तौर रॉड शेप वायरस था, उसका कैप्सिड कहाँ पे आ गया, अंदर आ गया। सही है, इसका कैप्सिड अंदर आ गया। कैप्सिड के अंदर क्या है, जीनोम है, ये इन्वेलप था, ये जीनोम है। सही है, ये जीनोम है। अच्छा, कैप्सिड डिपेंड करता है, अगर वायरस नॉन इन्वेलप वायरस है तो फिर कैप्सिड बाहर रहेगा, और अगर वायरस इन्वेलप वायरस है तो फिर कैप्सिड अंदर आ जाएगा। सही है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ जिसमें इन्वेलप प्रेजेंट है। सही है, अगर इन्वेलप नहीं होगा तो फिर कैप्सिड बाहर रहेगा, एक चीज बाहर रहेगी वायरस की लाजमी। अगर इन्वेलप है तो इन्वेलप बाहर रहेगा, अगर इन्वेलप नहीं है, नॉन इन्वेलप वायरस है, तो कैप्सिड बाहर रहेगा। कैप्सिड आगे इस तरह से अटैच होगा, अगर कैप्सिड वायरस है, सिर्फ नॉन इन्वेलप वायरस है, कैप्सिड इस तरह से आगे अटैच होगा और वो एक होल करेगा और होल से इंजेक्ट कर देगा उसको, जैसे बैक्टीरियोफेज में होता है, बिल्कुल जैसे बैक्टीरियोफेज में होता है। मगर अभी हम इन्वेलप वायरस में देख लेते हैं, इन्वेलप वायरस की किकिंग में किस तरह होता है। कैप्सिड अंदर आ गया, फिर क्या होगा, ये अपने कैप्सिड को डाइजेस्ट कर लेगा प्रोटीएज एंजाइम के जरिए। सही है, क्या कर लिया, इसे डाइजेस्ट कर लिया। अब इसके पास क्या बची है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन किसके एंजाइम से करेगा, ट्रांसक्रिप्टेज जो कि मौजूद होगा, हाँ आरएनए पॉलीमरेज होस्ट के पास मौजूद होगा, उससे क्या करेगा, डीएनए से आरएनए बना लेगा, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जाएगा होस्ट के राइबोसोम के पास, किसके पास जाएगा, होस्ट के राइबोसोम्स के पास, और होस्ट के राइबोसोम के पास जाके दोबारा से इसके क्या बनाने लगेगा, प्रोटीन, कैप्सोमेयर बनाने लगेगा, और कैप्सोमेयर मिलके क्या बना लेंगे, वापस से इसे कैप्सिड बना लेंगे। सही, वापस से इसे क्या बना लिया, कैप्सिड बना लिया। अब ये होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इस्तेमाल करेगा और अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा इस तरीके से, और हर एक डीएनए का पेयर कहाँ चले जाएगा, इस कैप्सिड के अंदर चले जाएगा। और फिर क्या होगा, और फिर ये होगा कि जब ये वापस जाने लगेगा तो ये होस्ट के सेल मेम्ब्रेन को भी अपने ऊपर इनक्लोज कर लेगा, और ये दोबारा से वही वायरस बन जाएगा जो वायरस आ रहा था। आगे बात समझ में, एक बार रिपीट कर दूं,
जीनोम वाली बात देखो, ये डीएनए है ना, डीएनए वायरस, ये डीएनए वायरस क्या करेगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएंगे, होस्ट के राइबोसोम के पास, और प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बन गए, वो प्रोटीन जो बनेंगे वो प्रोटीन कैप्सिड बना लेंगे, सही, प्रोटीन कैप्सिड बना लेंगे। अब ये जो डीएनए था, ये डीएनए अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने तो बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, ये हर डीएनए कहाँ चले जाएगा, इस कैप्सिड के अंदर चले जाएगा, दोबारा से कैप्सिड बन गया, कोड और कोड दोनों बन गया, सही है। अब ये वापस जाते हुए इसकी सेल मेम्ब्रेन को भी लेते हुए जाएगा और एनवेलप वायरस बन जाएगा, वो होस्ट के सेल के इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ गई बात। तो ये एक जनरल सी बात थी, सही है। अब सिर्फ पढ़ लेते हैं इसको। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस क्या करेगा, सबसे पहले इंजेक्ट करेगा अपना डीएनए, कहाँ पे, इन होस्ट सेल, होस्ट सेल में अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया इसने। अब ये डीएनए क्या करेगा, अब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन करके, ट्रांसलेशन करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, सही। ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन कैप्सोमेयर या फिर कैप्सिड बोल लो इनको, कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे, तो कैप्सिड बन गया। अब ये डीएनए एक और काम करेगा, ये डीएनए क्या करेगा, एक और काम, रेप्लिकेशन करेगा, क्या करेगा, रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के बाद बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, ऐसी है। और डीएनए रेप्लिकेशन के जो बहुत सारे डीएनए बने, हर डीएनए कैप्सिड के अंदर जाएगा, और दोबारा से क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस इस तरह से अपना काम करता है, सही है। एग्जाम्पल देख लेंगे एंड में। अभी आ जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस पे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस किस तरह काम करेगा, सबसे पहले तो वही काम होगा एक जनरल, कि दे इंजेक्ट इट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सबसे पहले पता है क्या करेगा, सबसे पहले ये बन जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो काम करेगा, सबसे पहले तो ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और उसके बाद क्या बना लेगा, मैसेंजर। तो याद रखना, पहले सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना, फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया और क्या बना, मैसेंजर आरएनए बना। और ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम के पास और क्या बनाएगा, ट्रांसलेशन करेगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या होगा, कैप्सिड होगा, कैप्सोमेयर होगा जो मिलके कैप्सिड बना लेंगे। तो इस तरह इसके कैप्सिड बन जाएंगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का मोड ऑफ एक्शन क्या था, कि सेल के अंदर जाते थे, होस्ट के सेल के अंदर, और मैसेंजर आरएनए बना के अपने प्रोटीन बनाते थे, सही है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस क्या करते थे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होस्ट के सेल के अंदर जाते थे, पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनते थे, फिर अपना प्रोटीन बनवाते थे। आई बात समझ में। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस क्या करते हैं, ये असल में सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, सही है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से कन्वर्ट होते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैसेंजर आरएनए, सही है। मैसेंजर आरएनए क्या बनाते हैं, बाद में जाके प्रोटीन बनाते हैं। आई बात समझ में, ये तो जनरल सी बात है। मगर ये मैसेंजर आरएनए, देखो बताता हूं, देखो इस तरह समझते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस ने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया। ये मैसेंजर आरएनए दो काम करता है, ये मैसेंजर आरएनए दो काम करता है। सबसे पहला काम तो ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। ये तो ये काम भी कर रहा था, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कर रहा था, फिर तो इसको बोल देते हैं सिंपल डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। मगर ये एक मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करके एक और काम करता है। ये मैसेंजर आरएनए को इस्तेमाल करके डीएनए बनाता है। क्या बनाते हैं, डीएनए। तो इसका मैसेंजर आरएनए जो होता है ना, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस होते हैं, उनमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब मैसेंजर आरएनए बना लेता है, तो यही मैसेंजर आरएनए फर्दर डीएनए को भी बनाते हैं, और यही मैसेंजर आरएनए प्रोटीन को भी बनाते हैं। प्रोटीन को तो बना रहे हैं ट्रांसलेशन के जरिए, यस, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरमीडिएट। प्रोटीन को तो बना रहे ट्रांसलेशन के जरिए। अब ये मैसेंजर आरएनए डीएनए को कैसे बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, और उसमें एक एंजाइम यूज होगा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सही है। चलो, आरएनए वायरसेस चार तरह के होते हैं। आरएनए वायरसेस ऑफ 4 टाइप्स, सही है। आरएनए वायरसेस चार तरह के होते हैं।
सबसे पहले तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ऐसे आरएनए वायरस जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो। उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। अच्छा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस दो टाइप के होते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस और पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सही है। और चौथी टाइप है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस। ये चार तरह के होते हैं आरएनए वायरसेस। सही है। डीएनए वायरसेस में भी एक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस था। देखो, अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में क्या डाल दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दें। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस में अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दें तो बन जाएगा रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डीएनए वायरस। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस में रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस डाल दें ना, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम डाल दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस। समझ में आ गई बात? बस ये फर्क है दोनों में और कोई फर्क नहीं है। बस पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, क्या होता है ये, हाँ हाँ, डायरेक्ट आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। चलो जो भी होता है, ये जो पॉजिटिव सेंस है, ये अगर इनमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस हो जाएगा। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंड होगा आरएनए वायरस का, ये इंजेक्ट होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। और ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोटीन क्या होगा, कैप्सिड होगा इसका, इस तरह इसका कैप्सिड बन जाएगा। सही है, इसका कैप्सिड बन जाएगा। इस तरह ये मैसेंजर आरएनए ही रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके क्या बनाएगा, इसका जीनोम बनाएगा। सही है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें इतना दिमाग मत लगाओ। ये मैसेंजर आरएनए जो है, ये मैसेंजर आरएनए रेप्लिकेट करेगा। सही है। और क्या बनाएगा, हाँ, मैसेंजर आरएनए बनाएगा दोबारा से, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बनेगा। हाँ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बनेगा। इसको ट्रांसक्रिप्शन हम नहीं कहेंगे, इसको बस फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए कह दो। तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें आरएनए से आरएनए बन रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं कहेंगे। सही है। अच्छा, नेगेटिव से अब सिंगल, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो गया। हाँ, रेप्लिकेशन किसको, हाँ रेप्लिकेशन कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। वैसे बुक में कहा नहीं गया तो छोड़ दो। बस मैसेंजर आरएनए किससे बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होगी और प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन कौन सा होगा, कैप्सिड होगा। सही। इस तरह मैसेंजर आरएनए दोबारा से डिवाइड करेगा, दोबारा से और नए आरएनए बनाएगा, और वो कंबाइंड होकर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, और ये आरएनए यूज होगा एज अ जीनोम ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तीन तरह के होते हैं, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग। ये तीनों तरह के क्या हैं, ये और ये तीनों सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। सबसे पहले नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। इसमें क्या होगा, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इंजेक्ट होगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होस्ट के सेल के अंदर आएगा, और होस्ट के सेल में आने के बाद ये क्या करेगा, इट रेप्लिकेट एंड फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए बनाए, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट होगा और क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और साथ साथ यही मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, दोबारा से रेप्लिकेट करेगा, दोबारा से क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके जीनोम बनाएगा उसका, यानी दोबारा से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। आई बात समझ, कहाँ पे कह सकते हैं रेप्लिकेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, सिर्फ डिवीजन हो रही है ना, मतलब रेप्लिका बन रहा है, तो रेप्लिकेशन कह सकते हैं। सही है। यहाँ पे भी कह दो रेप्लिकेशन। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और रेप्लिकेट करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। सही है। अच्छा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी रेप्लिकेट करके मैसेंजर आरएनए बनाएगा। ये मैसेंजर आरएनए दो काम करेगा, फर्दर रेप्लिकेट करके जीनोम बनाएगा वायरस का, या फिर क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है। अच्छा, ये हो गया नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में क्या होगा, यस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए
कहाँ इंजेक्ट होगा, होस्ट के सेल में इंजेक्ट होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्योंकि पॉजिटिव सेंस है तो ये डायरेक्टली एक्ट करेगा, इट एक्ट डायरेक्टली एक्ट एज मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की तरह डायरेक्टली एक्ट करेगा, और ये क्या बनाएगा, डायरेक्टली जाके खुद ही रेप्लिकेट करेगा, और क्या, सॉरी, मैसेंजर आरएनए की तरह डायरेक्टली एक्ट करेगा, खुद ही जाके प्रोटीन बनाने लगेगा। समझ आ गई बात, आ गई बात, और ये फिर रेप्लिकेट करके अपने ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही बना लेगा। सही है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस में क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस हम एचआईवी की लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं, जिस तरह सबका देख रहे हैं कि इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। सही है। इसके पास एक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस के पास क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, और ये इसके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए जो इससे बनेगा, ये मैसेंजर आरएनए, यस, सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए सिंगल ही स्टैंडर्ड होता है ना, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स को बनाएगा। किसको बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स को। सही है, ये वायरल प्रोटीन्स को बनाएगा, और साथ साथ यही क्या करेगा। अच्छा, ये जो मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए देखो, इसको समझ लो बस, इसमें मैसेंजर जीनोम किससे बन रहा है, डीएनए इन सब में, और इन सब में जीनोम किससे बन रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ प्रोटीन से फर्क पड़ता है, मगर इसके जीनोम से ही फर्क पड़ता है हमें। देखो, इसमें जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसमें कन्वर्ट होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये मुसलसल ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा और बहुत सारे मैसेंजर आरएनए बनाएगा। कुछ मैसेंजर आरएनए वायरल प्रोटीन्स को बनाएंगे, और कुछ मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली कहां पे चले जाएंगे, जीनोम के अंदर चले जाएंगे, बगैर रेप्लिकेशन के जीनोम के अंदर चले जाएंगे। अब ये मैसेंजर आरएनए जीनोम के अंदर है, ऐसे ही है ना। ये मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, दो काम करेंगे, वायरल प्रोटीन बनाएंगे, या फिर इनक्लोज हो जाएंगे, इनक्लोज इनसाइड द कैप्सिड, या फिर इनक्लोज हो जाएंगे इनसाइड द कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे और वायरल जीनोम बना लेंगे। अब देखो, कैप्सिड के अंदर क्या चीज है, मैसेंजर आरएनए। क्या चीज है, मैसेंजर आरएनए। इसीलिए जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग आरएनए वायरस है ना, ये पॉजिटिव सेंस है। ये क्या है, इसको कहते हैं पॉजिटिव सेंस, याद रखना है इसको। तो इसमें ये देखो, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है ना, बस सिर्फ इसमें हम क्या डाल दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दें। अच्छा, एचआईवी का जो स्ट्रक्चर होता है, एचआईवी का जो स्ट्रक्चर होता है, एचआईवी हमारे पास एक इन्वेलप्ड वायरस है। एचआईवी क्या है, इन्वेलप्ड वायरस। सही, इसके शेप की अगर बात करें तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। अगर इसके जीनोम की बात करें तो इसके पास कौन सा जीनोम होता है, आरएनए एदाजो जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एस जीनोम। यस, पॉजिटिव सेंस होता है ये आरएनए। सही है, लिख लो एक पॉइंट में, इसके ऊपर ही लिख लो, आरएनए जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव सेंस होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, 2 कॉपीज ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट, 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, 2 कॉपीज ऑफ आरएनए आर प्रेजेंट, 2 कॉपीज होती हैं आरएनए की। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके पास जो आरएनए होता है, आरएनए में जीन्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, 9 जीन्स, 9 जीन्स आर प्रेजेंट। यस, अगर जो दूसरी आरएनए वो तो इसी कॉपी है ना, वो तो इसी आरएनए की कॉपी है, तो जीन तो सेम ही होंगी, तो 9 ही तरह की जीन्स होती हैं इनके पास सिर्फ। सही है। इनके पास 3 एंजाइम्स होते हैं कोर में, 3 एंजाइम्स होते हैं। सही है। कौन से 3 एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएस, यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड इंटीग्रेस। ये 3 एंजाइम्स होते हैं इनके पास।
तो देखो 9 जो जीन्स है, 9 जीन्स में से 3 जीन्स तो इस्तेमाल हो गई ये 3 एंजाइम्स बनाने में, सही है। बाकी जो 6 जीन्स है वो उनके कैप्सिड बनाने में और डिफरेंट तरह की ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होती है। इनके पास 2 तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल के बाहर इंटरेक्ट कर रही होती हैं। 2 तरह की कह सकते हैं हम, एंटीजेंस होती हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। 2 तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, एक होती है GP120, सही, और दूसरी होती है GP41। ये GP120 होती है, इसको हम कहते हैं डॉकिंग प्रोटीन या डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, सही है, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि GP41 होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, सही। अच्छा, अगर इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे बाहर क्या चीज होगी? स्फेरिकल इन्वेलप, यस, इन्वेलप होगा। और इन्वेलप किससे बना होगा? इन्वेलप किससे बना होगा? यस, लिपोप्रोटीन से। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होंगे और प्रोटीन होगा, बाइलेयर और साथ में प्रोटीन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव होती है इसलिए, सही है। अच्छा, इसके अंदर इसका कैप्सिड होगा, ये इसका कैप्सिड है, सही है। और कैप्सिड के अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। इसके अलावा प्रोटीएस, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, 3 एंजाइम्स हैं, सही है। अच्छा, उसके अलावा इनकी जो मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन में ग्लाइकोप्रोटीन होगा, सही है, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। 2 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इनकी मेम्ब्रेन में, सही है। एक वो ग्लाइकोप्रोटीन है, एक हमारे पास ये ग्लाइकोप्रोटीन जो मैंने रेड से बनाया है, इस ग्लाइकोप्रोटीन को बोलते हैं डॉकिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं? डॉकिंग प्रोटीन, या फिर इसको कह सकते हैं GP120। GP का मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन 120, बिल्कुल। ये जो डॉकिंग प्रोटीन है, इसको डॉकिंग प्रोटीन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि डॉक हो जाता है, कंबाइन हो जाता है किसके साथ? CD4 रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स, सही है। CD4 रिसेप्टर्स ऑफ हेल्पर टी सेल के साथ ये कंबाइंड हो जाता है, डॉक हो जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन तुम्हें नजर आ रहा है, ये वाला, जिसके जरिए डॉकिंग प्रोटीन अटैच है मेम्ब्रेन के साथ, इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? GP41, सही है। तो इस तरह ये पूरे इसके पूरे मेम्ब्रेन में लगा हुआ होगा GP41। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अगर कि इसकी मेम्ब्रेन तो होस्ट से ड्राइव होती है, तो इसके ऊपर ये GP120 और GP41 और GP120 कैसे लगता है? ये तो होस्ट की मेम्ब्रेन है ना, होस्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर तो ये नहीं होते, तो HIV का स्ट्रक्चर है, तो कैसे आता है मेम्ब्रेन के ऊपर? हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन तो होता है, मगर ये स्पेसिफिक GP120 ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता है ना, ये कहाँ से आता है होस्ट की मेम्ब्रेन पे? हाँ, ये दोनों प्रोटीन्स ये तो स्पेसिफिक HIV के हैं, और ये जो मेम्ब्रेन है ये तो होस्ट की मेम्ब्रेन है जो इन्वेलप बना रही है, इसको इन्वेलप कहते हैं। जो रेड से बना हुआ है ये इन्वेलप है, और ये ड्राइव हुई है किससे? इन्वेलप है, और इन्वेलप किससे ड्राइव हुई है? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, ड्राइव फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट। अच्छा, होता ये है कि जब ये होस्ट के सेल से निकल रहे होते हैं तो ये अपने जीन की मदद से क्या बना लेते हैं? इस तरह के डॉकिंग प्रोटीन्स बना लेते हैं, और ये डॉकिंग प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जाके अटैच हो जाती है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से, सही। और तो जब वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से निकल रहे होते हैं तो क्या होता है? होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में पहले ही से ये डॉकिंग प्रोटीन और ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन लग जाते हैं, क्योंकि जब ये अपनी अपनी जीन को एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं, जब अपनी जीन को एक्सप्रेस करवा रहे होते हैं तो ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स भी ये बना लेते हैं, और ये जाके होस्ट की मेम्ब्रेन पे लग जाता है, और होस्ट की मेम्ब्रेन जब वो अपने ऊपर इन्वेलप करते हैं, रैप करते हैं, तो साथ में ये भी इनके ऊपर आ जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से पूरे मेम्ब्रेन में लगा होता है ये। अब पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV, सही है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV पढ़ते हैं, एक डायग्राम से देखते हैं। ये एक सेल है, सही है, ये एक सेल है, ये इस सेल का
न्यूक्लियस है, सही है। इस न्यूक्लियस में सेल का अपना ये है, सही है। ये एक HIV वायरस आया, HIV वायरस आके इस सेल के साथ बाइंड हो गया, सही है। याद रखना कि HIV वायरस के पास जो इन्वेलप होता है वो हेल्पर टी सेल ही का सेल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि जब भी HIV वायरस ग्रो किया होगा हेल्पर टी सेल के अंदर ग्रो किया होगा, अंदर रेप्लिकेट किया होगा, सही है। और जब ये बाहर गया होगा तो ये हेल्पर टी सेल का ही मेम्ब्रेन लेके गया होगा। तो जो भी एड्स वायरस होगा उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी वो किसकी होगी, हेल्पर टी सेल ही की होगी। वो इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद यहाँ से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। जब डाइजेस्ट हो जाएगी इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ थी, याद करो, कैप्सिड। ये कैप्सिड अंदर आ जाएगा, ये कैप्सिड कहाँ आ गया, अंदर आ गया, सही है। अंदर आने के बाद इसके अंदर 2 RNA मॉलिक्यूल होंगे और साथ में 3 एंजाइम्स होंगे, ऐसे ही था ना, प्रोटीएस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज, ये 3 एंजाइम्स होंगे। ये जो प्रोटीएस है, ये प्रोटीएस क्या करेगा, इसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। जब डाइजेस्ट कर दिए तीनों एंजाइम बाहर आ गए, सही, तीनों एंजाइम और दोनों RNA बाहर आ गए, सही, बाहर आ गए। अब ये जो एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, एक एक करके स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैचमेंट, यस, फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, सही है। सबसे पहले अटैच हुआ, सबसे पहले ये वायरस आगे हेल्पर टी सेल के साथ अटैच हुआ, सही है। इस अटैचमेंट में जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है GP120 ऑफ HIV बाइंड्स विथ CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल। उसके बाद फिर फ्यूजन होती है, मतलब इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज होती है, और फ्यूज होने के बाद सेकेंड स्टेप होता है इंजेक्शन। फ्यूजन के बाद क्या होता है, पहले अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट किसकी होती है, GP120 ऑफ HIV एंड CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल। अटैचमेंट के बाद होती है फ्यूजन, सेकेंड स्टेप होता है फ्यूजन। फ्यूजन के बाद, फ्यूजन में क्या होता है, इसकी मेम्ब्रेन, हेल्पर टी सेल की मेम्ब्रेन, और ये हेल्पर टी सेल है, इट इज हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल की मेम्ब्रेन और HIV की मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है। थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप को मैंने सेकंड स्टेप कर दिया, 20 से एक स्टेप मैंने खा फ्यूजन छोड़ दिया, फ्यूजन छोड़ दो, या चलो लिख लो फ्यूजन भी। सेकंड स्टेप होता है फ्यूजन, थर्ड स्टेप क्या होता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, यस, कैप्सिड कम्स इन हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल में कैप्सिड अंदर आता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप बताता हूँ क्या होता है। देखो ये जो RNA है, यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम पता है क्या करेगा, ये एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कन्वर्ट कर देगा इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA में। कौन, ये वाला एंजाइम। कौन ये काम करेगा, ये वाला एंजाइम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सही है। अगर DNA से RNA बने, डबल स्ट्रैंडेड DNA से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बने, हम उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बने, हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब चौथा स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA में। फिफ्थ स्टेप जो होगा, फिफ्थ स्टेप होगा इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन में होगा ये, इसका कलर चेंज कर देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA का। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनते हैं। मतलब पहले एक RNA के मॉलिक्यूल से कौन रेप्लिकेट करेगा, नहीं, रेप्लिकेशन के बगैर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पहले एक कॉपी होगी, सही, और फिर दूसरी कॉपी होगी, और फिर दोनों कॉपी आपस में, 2 जीन होता है, हाँ, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड कह सकते हैं, चलो कह दो कि जो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं इससे, मगर एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बनता है, नहीं कहेंगे, छोड़ दो।
सही, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं। जिस तरह से तुम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी थी ना, इस तरह से जो बॉटनी में वो करते हैं, बॉटनिस्ट बनते हैं, वो लोग ये भी पढ़ते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही, और ये कई ज़्यादा मुश्किल है ट्रांसक्रिप्शन से, मतलब ट्रांसक्रिप्शन से बहुत ज़्यादा मुश्किल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। सही है, ये प्रोसेस तो हम लोग की बुक में है नहीं कि बहुत मुश्किल है, हो भी नहीं सकता। अब होता क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये आता है और आके किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, वायरस का डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके साथ बाइंड हो गया, हेल्पर टी सेल के डीएनए के साथ। सही है, ये था हेल्पर टी सेल का डीएनए और ये था वायरल डीएनए। सही है, वायरल डीएनए किसके साथ बाइंड हो गया, हेल्पर टी सेल के डीएनए के साथ, और एक स्ट्रक्चर बना लिया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, या तो बोल दो कंबाइंड डीएनए ऑफ हेल्पर टी सेल एंड वायरल डीएनए, वायरल डीएनए, या फिर इस स्ट्रक्चर को बोल दो, क्या कह दो, प्रो वायरस। इस स्ट्रक्चर को प्रो वायरस कह दो। और ये प्रो वायरस जो बना है, ये प्रो वायरस बना है एक प्रोसेस के जरिए। सही, दिस प्रो वायरस इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस नोन एज इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रेशन में एक एंजाइम इस्तेमाल हुआ है। यस, इस इंटीग्रेशन में ये वाला एंजाइम इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस, तो इंटीग्रेशन में कौन इस्तेमाल हुआ है, इंटीग्रेस। सही है, तो फोर्थ फिफ्थ स्टेप भी समझ में आ गया, इंटीग्रेशन। सही है, इंटीग्रेशन में एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस एंजाइम इस्तेमाल होता है। सही है, अब सिक्स स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब सिक्स स्टेप क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन। अब वायरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन देखो, इस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन से पहले एक पीरियड आता है जिस पीरियड को बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज ऑफ एड्स। एड्स का एसिम्प्टोमेटिक फेज, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि ये जो प्रो वायरस बना है, ये प्रो वायरस में कौन कौन से दो डीएनए, एक तो हेल्पर टी सेल का डीएनए, दूसरा वायरल डीएनए। वायरल डीएनए अपनी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराता है, वायरल डीएनए चुप से बैठा रहता है प्रो वायरस के अंदर। सही है, ये जैसे हेल्पर टी सेल पहले अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था, हेल्पर टी सेल का डीएनए उसी तरीके से अपना ट्रांसक्रिप्शन करेगा, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगा, नॉर्मली डिवाइड करेगा, डिवाइड करके बहुत सारे हेल्पर टी सेल बनाएगा। सही है, हर हेल्पर टी सेल के अंदर कौन सा जीन जाएगा साथ में, इस जीन के साथ साथ ये वाला वायरल जीन भी जाएगा, वायरल डीएनए भी जाएगा, पूरा प्रो वायरस रेप्लिकेट करके नए सेल्स बनाएगा, वो सारा फंक्शन अपना नॉर्मल परफॉर्म करेगा। और ये फेज चलता है तकरीबन 2 साल तक भी चल सकता है और 10 साल तक भी चल सकता है ये फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज। सही, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हेल्पर टी सेल्स बन जाएंगे, उससे एक हेल्पर टी सेल डिवाइड करते करते, और बहुत सारे प्रो वायरस हमारे पास हो जाएंगे। सही है, फिर जब भी इसका दिल चाहेगा, ये क्या स्टार्ट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन। और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन सिर्फ एक सेल में नहीं होगा, बल्कि ये सेल जो डिवाइड करके जितने सेल बनाया था सब में होगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन। आई बात समझ में। और फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल जीन के बाद क्या बनेगा, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बनेंगी, वायरल प्रोटीन्स। सही है, वायरल प्रोटीन्स बनेंगे। इन वायरल प्रोटीन्स को अरेंज किया जाएगा। इन वायरल प्रोटीन्स को क्या किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। वायरल प्रोटीन्स को अरेंज करके क्या बनाया जाएगा, कैप्सिड बनाया जाएगा। और कुछ वायरल प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो एंजाइम्स बनाएंगी, ऐसी है ना, इंटीग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और प्रोटीएस, ऐसी एंजाइम्स बनाएंगे। अब ये जो एंजाइम्स बने और जो कैप्सिड हुआ है, इनकी असेंबली होगी। सेवेंथ स्टेप क्या है, असेंबली। असेंबली कहते हैं असेंबल होने को, यानी अरेंज होने को। अब ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। सही है, वायरल एंजाइम्स, और साथ में इससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो मैसेंजर आरएनए भी यहाँ चले जाएगा। मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा और वो भी अरेंज हो जाएगा यहाँ पे। वायरल एंजाइम्स, मैसेंजर आरएनए, सही है, मैसेंजर आरएनए, और साथ में कौन, और साथ में कैप्सिड। ये इन सब की असेंबली होगी। असेंबली के बाद एक कैप्सिड के अंदर 2 पेयर मैसेंजर आरएनए का, 3 एंजाइम्स और कैप्सिड, ये सब असेंबल होंगे और नया HIV वायरस बन गया। अब मैसेंजर आरएनए देखो, मैसेंजर आरएनए इससे जो इस वायरल डीएनए से जो आरएनए बनेगा मैसेंजर आरएनए, वो कुछ मैसेंजर आरएनए ये करेंगे कि वो एंजाइम्स बनाएंगे और कैप्सिड के प्रोटीन्स बनाएंगे, और कुछ मैसेंजर आरएनए चले जाएंगे कैप्सिड के अंदर। इसीलिए तो इसको पॉजिटिव सेंस कहते हैं। हमने लिखा था ना, HIV के पास जो आरएनए होता है वो क्या होता है,
पॉजिटिव सेंस होता है। पॉजिटिव सेंस इसीलिए होता है क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए से बनता है वायरल डीएनए से, वही कहाँ चले जाता है, कैप्सिड के अंदर चले जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। सही है। तो वायरल एंजाइम मैसेंजर आरएनए कैप्सिड असेंबल होते हैं, असेंबल होकर न्यू वायरल प्रोजेनी बना लेते हैं, न्यू वायरल प्रोजेनी बना लेते हैं। इस तरह 7th स्टेप होता है। उसके बाद 7th स्टेप में क्या होता है, बडिंग। क्या होता है, बडिंग। बडिंग किस तरह होता है, ये देखो छोटा सा, ये थोड़ा सा स्मॉल बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये कैप्सिड है, इसके अंदर 2 आरएनए और 3 एंजाइम्स है। ये सेल के करीब आता है, सही है, ये सेल के करीब आता है और सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से इसके लिए बड बना लेती है। सही है, बड कहते हैं आउटग्रोथ को, आउटग्रोथ बना लेती है। ये इसका कैप्सिड, 3 एंजाइम्स। सही, आहिस्ते आहिस्ते ये बड बड़ा होते जाता है और यहाँ से ये मेम्ब्रेन फ्यूज करती है और यहाँ से डाइजेस्ट होती है मेम्ब्रेन और ये कहाँ निकल जाता है, बाहर। अभी जो होस्ट की मेम्ब्रेन है इसके लिए क्या बन गई, एनवेलप बन गई। इस तरह अलग अलग कैप्सिड बनते जाते हैं और वायरस बड ऑफ होते 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 न्यू वायरस बड ऑफ होके क्या बनाते रहते हैं, न्यू वायरस बनाते रहते हैं, बड ऑफ होते रहते हैं और न्यू वायरस बनाते रहते हैं। इस तरह हेल्पर टी सेल बिल्कुल छोटा हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, डेड हो जाता है हेल्पर टी सेल। इस तरह इतने सारे हेल्पर टी सेल के अंदर इसका प्रो वायरस चला गया था। ऐसे ही है ना, कितने सारे हेल्पर एक साथ कितने सारे HIV बन के निकलते रहेंगे हर हेल्पर टी सेल के साथ, और जो नए HIV होंगे वो दूसरे हेल्पर टी सेल के ऊपर अटैक करेंगे। इस तरह हमें क्या हो जाएगी, एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो इसको बोलते क्यों है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, देखो सिंड्रोम तो इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सही है, ये एक डिसऑर्डर नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कहते हैं इसको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों कहते हैं, वो तो इम्यूनो डेफिशिएंसी होनी चाहिए थी। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों क्यों कहते हैं, हाँ ये क्यों कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये जवाब दो ना, एक्वायर्ड का लफ्ज क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ इम्यूनो डेफिशिएंसी कहना चाहिए था। देखो हमारी एक इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी की टाइप होती है, इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद करोगे स्टार्ट कहाँ से होती है, हेल्पर टी सेल स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है इसको, इनिशिएट कौन करता है, हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 6 रिलीज करते हैं, उसकी वजह से बी सेल भी एक्टिवेट होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल भी एक्टिवेट होते हैं। यानी पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को स्टार्ट इनिशिएट कौन करते हैं, इनिशिएटेड बाय हेल्पर टी सेल। सही है, अगर हेल्पर टी सेल इन्फेक्ट हो जाएंगे तो पूरी की पूरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी, इन्फेक्ट हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। सही है, इसीलिए क्योंकि एड्स का जो काउजेटिक एजेंट है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ये HIV अटैक करता है ऑन हेल्पर टी सेल। सही, क्यों, क्योंकि हेल्पर टी सेल के पास CD4 रिसेप्टर होते हैं इसीलिए। सही है, और हेल्पर टी सेल इसके बाद क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं, कम होने लगते हैं। सही है, हेल्पर टी सेल का अमाउंट ब्लड में लो होने लगता है और बॉडी में भी लो होने लगता है। सही है, अमाउंट, और इस लो की वजह से क्या हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जल्दी से स्टार्ट नहीं होती, इनिशिएट नहीं होती, कि इनिशिएट करने वाला हेल्पर टी सेल है। आई बात समझ में, सही है। अच्छा, इसके 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज एक्यूट फेज, सेकेंड फेज इज क्रोनिक फेज, और थर्ड फेज इज फुल ब्लो एड्स। पहला जो एक्यूट फेज होता है, देखो कोई भी वायरस हमारी बॉडी में आएगा, तो उससे लड़ने के लिए क्या करेगा, हमारी बॉडी उसकी टेम्परेचर राइज कर देगी। सही है, और उससे लड़ने की कोशिश करेगी। सही है, इस तरह इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी। तो एक्यूट फेज में क्या होता है, फीवर होता है और एंड सम फ्लू लाइक सिम्टम्स, और कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है। उसके बाद होता बताइए क्या इस मगर ऐसे ऐसे कुछ एड्स को इम्यून सिस्टम किल कर देगा, कुछ HIV वायरस को, एड्स को नहीं, कुछ HIV वायरस को इम्यून सिस्टम किल कर देगा, और कुछ HIV वायरस हेल्पर टी सेल के अंदर प्रो वायरस की फॉर्म में
स्टोर हो जाएंगे और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्रोनिक फेज। सही है, क्रोनिक फेज को बोलते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक फेज। एसिम्प्टोमेटिक फेज, एसिम्प्टोमेटिक फेज में क्या होगा, इम्यून सिस्टम कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा इम्यून सिस्टम, सॉरी इम्यून सिस्टम नहीं, वायरस HIV कुछ भी नहीं करेगा, बस प्रो वायरस की फॉर्म में अंदर स्टोर हो गया उसके। सही है, प्रो वायरस की फॉर्म में, और वो हेल्पर टी सेल डिवाइड कर रहा है और साथ साथ बस वो डिवाइड करता जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। सही है, कोई भी नुकसान बॉडी को नहीं पहुंचा रहे, कुछ भी नहीं कर रहा है, बॉडी बिल्कुल सुकून में आ जाएगी एसिम्प्टोमेटिक फेज में। ये एसिम्प्टोमेटिक फेज 2 साल तक का भी हो सकता है और 10 साल तक का भी हो सकता है, 2 से 10 साल तक लंबा हो सकता है ये एसिम्प्टोमेटिक फेज। सही है, और इस दुनिया में जितने भी एड्स के पेशेंट हैं, मतलब जितने भी एड्स से सफर कर रहे हैं, उनमें से 90% इस वक्त क्रोनिक फेज में, यानी एसिम्प्टोमेटिक फेज में। सही है, और ये किस तौर पे किस तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं एज अ कैरियर ऑफ HIV, एज अ कैरियर ऑफ HIV। ये सिर्फ HIV फैला रहे हैं, उनको पता नहीं है एड्स नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनको एड्स है। सही है, बहुत सारे बंदे ऐसे 90% बंदे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि उनको एड्स है और वो HIV को स्प्रेड कर रहे हैं सिर्फ। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह HIV फैल रहा है और सिर्फ 10% लोगों में फुल ब्लो। अब फुल ब्लो एड्स में क्या होता है, देखो 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद या फिर 4 साल बाद या फिर 10 साल बाद अचानक से HIV जो प्रो वायरस बना हुआ था, उस प्रो वायरस का दिमाग खराब होता है और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है। याद है अभी पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन, वैसे ही उसका नंबर इंक्रीज होने लगता है HIV का बॉडी में। सही, तो HIV का नंबर बॉडी में राइज करने लगता है, और जब ये HIV का नंबर बॉडी में राइज करता है तो फिर क्या होता है, क्या होता है फिर, हाँ, हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और फिर क्या होता है, फिर इसको हो जाती है एक बीमारी जिसको बोलते हैं, ये इसी को असल एड्स जो होता है वो यही होता है। सही, जो फुल ब्लो एड्स जिसको कह रहे हैं, ये अक्सर बुक में सिर्फ एड्स भी तौर पर लिखा होता है कि ये एड्स होता है। एक्यूट फेज ऑफ एड्स, क्रोनिक फेज ऑफ एड्स एंड थर्ड फेज में एड्स लिखा होता है, क्योंकि यही असल एड्स है। सही है, अब एड्स हो गया, अब एड्स की वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, और इस डेफिशिएंसी की वजह से देखो बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ रहे होते हैं। सही है, रोज आ रहे होते हैं, मगर उनको हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है, किल कर देता है। उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक वायरस या बैक्टीरिया। जिस तरह एक कंपनी में तुम्हें पता है कि जगह नहीं है, सही, सैचुरेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, मगर तुम हर रोज वहां पे जाके CV देते जाओ हर रोज CV। सही है, तो तुम किस चांस में, किसी अपॉर्चुनिटी के चांस में कि कभी ना कभी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सही है, तो कभी ना कभी अचानक से उसी दिन उसने किसी एक उसको फायर किया एम्प्लॉय को और उसने तुम्हें रख लिया, तो तुम किस चांस में थी, अपॉर्चुनिटी के चांस में थी। इसी तरह हमारी बॉडी में रोज कुछ वायरस बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, हम उनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक वायरस और बैक्टीरिया, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अपॉर्चुनिस्टिक या माइक्रोब्स कह दो, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स। ये किसी अपॉर्चुनिटी के आस में होते हैं, रोज आते हैं और रोज क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मगर वो इस आश्रय में होते हैं कभी ना कभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इनको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स। ये अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स क्या करने लगते हैं, डिजीज काउज करने लगते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते इसको हर तरह की डिजीज होने लगती है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है इसको, एट द एंड TB हो जाती है, TB हो गया, कैंसर हो गया। सही है, और भी बहुत सारी डिजीज इसको होती रहती है। सही है, मस्कुलर डिसऑर्डर भी होते हैं, स्केलेटल डिसऑर्डर भी होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर भी होते हैं। सही है, इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, तो ये ट्रांसमिट होता है जेनिटल रूट से ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसके अलावा ट्रांसमिट होता है, किससे ट्रांसमिट होता है, यस, कंटेमिनेटेड सिरिंज से, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से। सही है, अच्छा ये सिरिंजेस यहाँ तो इस्तेमाल नहीं होती हैं अब। सही है, मतलब यहाँ पे तो न्यू सिरिंजेस इस्तेमाल होती हैं। सही है, न्यू पैक सिरिंज। तो ये अब कैसे मिलती है कंटेमिनेटेड सिरिंजेस से, या किसी गांव वगैरह में चले जाओ तो गांव वगैरह में एक ही इंजेक्शन को, एक ही सिरिंज को बार बार उसमें पानी में गर्म कर करके और उसी को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हो गया। सही है, उस तरह फैल जाती है। या फिर पुल के नीचे तुम लोगों ने देखा होगा कुछ बंदों को, पता नहीं देखा, मैंने तो आज तक देखा नहीं है, सुना ही है बस, शायद तुम लोगों ने देखा होगा पुल के नीचे। सही है, तो उनके हाथ में भी इंजेक्शन होता है, वो उसमें हेरोइन भरते हैं और
लगा लेते हैं और लगा के रख लेते हैं। मतलब वो 10,000 रुपये का हीरोइन खरीद लेते हैं, 5,000 रुपये का हीरोइन खरीद लेते हैं, मगर 10 रुपये का सिरिंज नहीं खरीदते। अकल नहीं है ना, सही है। तो उसी से बार बार, उसी सिरिंज से बार बार लगा रहे होते हैं, वो भी लगाते हैं और वो कोई मांगने भी आ जाते हैं उनका दोस्त, सही कि मुझे भी दे दो सिरिंज, है ना तुम्हारे पास, एक ही सिरिंज होता है, उसी से सब लगा रहे होते हैं। तो एक को एड्स हो गया तो सबको एड्स हो जाता है, सही है। इस तरह और किस चीज से, और ब्लेड से, कंटेमिनेटेड ब्लेड से, यस यस, अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यस, ओपन वुंड से, क्लोज कांटेक्ट, ओपन वुंड का क्लोज कांटेक्ट तो उससे फैल सकता है, सही है।